नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे स्वशासन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, होम रूल लीग। होम रूल लीग या जो स्वशासन आंदोलन है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले स्वशासन की मांग को लेकर के इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। अब होम रूल आंदोलन ये कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में उस परिस्थितियों में भारत में स्वशासन स्थापित करने की मांग को लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने ये मूवमेंट प्रारंभ करने की योजना बनाई थी। अब ये आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे ऐसे क्या कारण रहे या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही जिसके कारण इस प्रकार का आंदोलन तिलक के द्वारा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर कुछ मांगों को लेकर उदारवादी और क्रांतिकारी दोनों अलग अलग हो गए और उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण क्रांतिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इसी स्थिति का फायदा उठा करके 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया और बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग के गठन होने के बाद 1909 का अधिनियम पारित किया गया। तो कहा यह जाता है कि 1909 के अधिनियम को पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उदारवादी वर्ग को संतुष्ट करना था। परंतु ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम बहुत हद तक न उदारवादियों को संतुष्ट कर पाया, न ही अन्य जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के उस समय में लीडर थे उनको संतुष्ट कर पाया। तो ऐसे समय में जब इसी पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन बहुत ही जोरों से चल रहा था और उसी स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा सरकार को। तो इन सब के पीछे ब्रिटिश जो प्रशासन था उसकी मंशा ये थी कि कहीं न कहीं जब प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे आसार बन रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाएगी, तो इसके पीछे उस समय के जो वायसराय थे हार्डिंग के द्वारा 1911 के अंदर जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, उसी समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तो हार्डिंग ने दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया और उसी अवसर पर उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया। ब्रिटेन की महारानी और वहाँ के प्रिंस को आमंत्रित किया गया और एक भव्य समारोह के अंदर दिल्ली के अंदर प्रवेश की योजना रखी गई। तो 1912 में जब हार्डिंग पूरे लवाजमे के साथ में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और दिल्ली के चांदनी चौक पर उनके ऊपर बम फेंका गया। ये जो हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, ये क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इस योजना को बनाया गया था और राजस्थान के नवयुवक जोरावर सिंह बारठ के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस घटनाक्रम में हार्डिंग घायल हो गए, हालांकि उनके महावत की मृत्यु जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद में क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसता गया, जिसके कारण अनेक क्रांतिकारी जो थे वो भूमिगत हो गए और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की स्थिति बनी, इस स्थिति में कहीं न कहीं तिलक के दिमाग में ये विचार आया कि अब ये आंदोलन कहीं शिथिल न पड़ जाए
थोड़ा सा ये जो समय था ये कहा जाता है कि 1909 से लेकर के 1919 का जो समय है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुछ हद तक कमज़ोर पड़ा था। तो इस कमज़ोर पड़े हुए आंदोलन को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास तिलक ने किया वो होम रूल आंदोलन के रूप में किया। अब ये होम रूल आंदोलन की बात आई कहाँ से? क्योंकि ब्रिटेन का पड़ोसी जो राष्ट्र था आयरलैंड, आयरलैंड में होम रूल लीग के नाम से और होम रूल मूवमेंट के नाम से एक आंदोलन छेड़ा गया था और आयरलैंड के अंदर स्वशासन की मांग जोर पकड़ती गई थी और वो आंदोलन काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ था। तो उसी आयरलैंड के आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करने का विचार आया और इस समय में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम जोसेफ बैप्टिस्ट था। तो जोसेफ बैप्टिस्ट के द्वारा सबसे पहले इस बात को रखा गया कि भारत में भी होम रूल मूवमेंट प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भारत में किसी भी तरीके से अब जो है भारतीयों के मन में भी अपने स्वशासन की मांग को रखना अति आवश्यक हो गया है। तो बैप्टिस्ट के इस सुझाव को मानते हुए बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसमें पहल करने का निर्णय लिया और बाल गंगाधर तिलक ने 1915 के अंदर इस पर योजना बनाना प्रारंभ किया और बैप्टिस्ट के विचार के अनुसार उन्होंने 15 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया। उस 15 सदस्यीय कमेटी के द्वारा भारत में स्वशासन आंदोलन या होम रूल मूवमेंट को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और तुरंत ही होम रूल लीग का गठन कर दिया गया। तो बैप्टिस्ट को होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया और केलकर जो थे उनको होम रूल लीग का सचिव नियुक्त किया गया। हालांकि तिलक को कहा गया था इसकी अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन तिलक ने कहा कि मैं बिना कोई पद लिए केवल इसके प्रचार के अंदर और पूरे भारत के अंदर इसके प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। उस समय में बम्बई, बरार और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी शाखाएं तिलक के द्वारा स्थापित की गई थी। तो प्रारंभ में इस आंदोलन का जो केंद्र था वो बम्बई, बरार और मध्य प्रदेश के अंदर था, लेकिन बाद में ये आंदोलन जब एनी बेसेंट इस आंदोलन में शामिल हुई और उसके बाद में ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हो गया। अब जब 1916 के अंदर होम रूल लीग का गठन किया गया, मई 1916 की घटना है ये, जिस समय में ये होम रूल लीग के नाम से एक लीग गठित की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में स्वशासन की मांग रखना। ऐसे ही समय में एनी बेसेंट जो आयरलैंड की एक महिला थी और एनी बेसेंट ने 1889 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी और 1893 के अंदर वो भारत आई थी और 1907 के अंदर वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे तो उन अधिवेशनों के अंदर एनी बेसेंट ने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना प्रारंभ किया और साथ ही वो भारतीयों को इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करती रही कि कहीं न कहीं अब भारत को स्वशासन की मांग को है अच्छे से रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने होम रूल लीग का समर्थन किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो होम रूल लीग मूवमेंट चला वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से चला। 1915 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वशासन आंदोलन चलाने में या होम रूल लीग मूवमेंट चलाने में कोई न कोई निर्णय लेने के लिए एक प्रस्ताव रखा, परंतु उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इसके एजेंडे में नहीं आता, क्योंकि ये जो समय था 1914 से लेकर के 1919 का, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में शामिल हुआ था और ब्रिटेन को कहीं न कहीं भारतीयों के लिए जो है वो भारतीयों के सहयोग की इसमें बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसलिए दिखावे के लिए वहाँ से भारत के प्रति कुछ नीतियों में बदलाव करने का प्रयास किया गया। जैसा हम देखते हैं कि 1918 के अंदर जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उस रिपोर्ट के अंदर मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा की गई थी
कि भारत में अब जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन करती है। तो जब लोकतंत्र की स्थापना की बात ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार की गई, तब अनेक उदारवादी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के समर्थन में है, अतः भारतीयों को जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए। और लगभग 10 करोड़ जो है भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया। तो इस तरीके से पहले विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें भारतीयों की मदद की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसीलिए उदारवादी जो है वो ये स्वशासन की मांग को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन तिलक के प्रयासों से जब ये स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हो गया और उसके बाद में एनी बेसेंट ने उसका जो उसकी शाखाएं थी वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाहर निकाल करके पूरे देश के अंदर इस होम रूल आंदोलन की शाखाओं को स्थापित किया गया। तिलक और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन के प्रसार और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक के द्वारा लगातार मराठा और केसरी के अंदर जो पत्र थे, तिलक के मराठा और केसरी के अंदर लगातार जो है वो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और जो है स्वदेशी की मांग की महत्वपूर्ण जो उनके उद्देश्य थे उनको बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया गया और जगह जगह पर तिलक ने उसका प्रसार करना शुरू कर दिया। चूँकि तिलक भी जेल से रिहा होकर के आए थे और उसके बाद में उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी तिलक जो है इस मूवमेंट को बहुत हद तक आगे ले जाना चाहते थे। अब ऐसे ही समय में जब एनी बेसेंट आई तो एनी बेसेंट ने भी जो उनके पत्र थे उनके द्वारा उन्होंने भी इस होम रूल आंदोलन का पूरे भारत के अंदर प्रचार किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचारधारा के अंदर थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि एनी बेसेंट का जो कंट्रीब्यूशन है होम रूल आंदोलन के अंदर वो समय बहुत अल्प है, थोड़ा समय था। उन्होंने 3 वर्ष या 4 वर्ष तक इस आंदोलन को संभाल के रखा और एनी बेसेंट जो है वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश राज को हटाने की समर्थक नहीं थी। तो वो ये चाहती थी कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए हम अपनी इस मांग को रखें। और बाद में उन्होंने इस स्वशासन की मांग को भी उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ तक हो सके हमें जो ब्रिटिश संसद कह रही है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो नियम भारत के लिए लागू कर रही है, उन्हीं पर कायम रहते हुए हमें इस आंदोलन को चलाना है। जबकि तिलक ने स्वशासन से नीचे किसी भी बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तिलक ये चाहते थे कि अब जो है हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है कि हम भारतीयों के लिए स्वशासन चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो होम रूल आंदोलन था वो स्वशासन की मांग को लेकर के चला। इसी समय में वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा तिलक के ऊपर आरोप लगाए गए और उन्होंने तिलक को जो है वो भारत में अशांति का दूत कहा। उन्होंने कहा कि भारत में जो अशांति फैली है, भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं इस समय में उग्र हुई है, क्योंकि ये जो समय था इस समय में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने सेकेंड फेज का रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भारत में शुरू किया था, जिसमें हम शहीद भगत सिंह का नाम ले सकते हैं, हम जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, हम जो है चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले सकते हैं, हम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भारतीय युवाओं के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो अविश्वास की भावना पैदा की और वो भारतीय युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि इस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो नीति अपनाई थी वो नीति थी बुलेट फॉर बुलेट, बुलेट के बदले में बुलेट, गोली का जवाब गोली से देंगे। तो इस तरीके से जो हिंसक घटनाएं भारत के अंदर हो रही थी, उन हिंसक घटनाओं के बीच में तिलक के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन सभी घटनाओं को जागृत करने में, प्रेरित करने में तिलक का ही रोल है। तो ऐसे समय में तिलक ने चिरोल के ऊपर मानहानि का दावा किया और वो मानहानि का दावा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। तो तिलक के जाने के बाद में जो वैक्यूम हुआ, उस वैक्यूम में होम रूल आंदोलन जो है थोड़ा सा शिथिल पड़ गया और एनी बेसेंट ने भी धीरे धीरे इस आंदोलन से किनारा कर लिया
तो ये जो आंदोलन था 1919 का समय आने तक लगभग ये आंदोलन शिथिलता की स्थिति में आ गया। लेकिन इस समय में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कुछ ऐसी घोषणाएं की गई और इसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी तीव्र गति पकड़ना शुरू कर दिया। इस समय में 1917 के अंदर एक कानून पास किया गया जिसको रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये इस एक्ट को पारित किया गया था और ये जो कानून था वो कानून ये था कि मूल रूप से ये जो एक्ट पास किया गया था, इस एक्ट को पास करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का, वो भारत में जो उग्र क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनको रोकना था। तो उन्होंने ये एक्ट पारित किया था और इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, वो ये थी कि बिना किसी को कारण बताए, बिना किसी को पूर्व सूचना दिए किसी भी समय में गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी भारतीय को। तो ये एक तरीके से जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन था कि आप बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताए किसी को किसी भी समय में किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकते हो। इस तरीके का जो एक एक्ट आया उसको रॉलेट एक्ट कहा गया। इसीलिए इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो भारतीय थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। तो जब ये रॉलेट एक्ट आया तो इस एक्ट के अंदर जो बातें थी उन बातों से भारतीयों को कहीं ना कहीं इस क्रांतिकारी मूवमेंट को दमन के साथ में दबाने का प्रयास करने की मंशा ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी। इसी के साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया था। तो उस 1919 के अधिनियम को पारित करने के पीछे भी ब्रिटिश सरकार का जो मंशा थी वो ये थी कि कैसे भी करके भारत में बढ़ते हुए असंतोष को रोकना है। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, इन सारी घटनाओं के बीच में होम रूल आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई कि होम रूल आंदोलन के कारण ही भारतीय जनमानस के अंदर, मूल रूप से भारतीय युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि अंग्रेज जो है केवल दिखावे के लिए कुछ न कुछ अच्छी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ करना नहीं चाह रहे। और उन्होंने कहा कि अब भारत में स्वदेश जो है, स्वदेशी की मांग जो थी, स्वशासन की मांग जो थी, उसने बल पकड़ना प्रारंभ कर दिया। और यही जो स्वशासन की मांग थी, इसी स्वशासन की मांग ने आगे जाकर के कहीं न कहीं भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड को रखा। और 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुख्य मांग के रूप में शामिल करना पड़ा। अब जब तिलक पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे तो यहाँ पर थोड़ा सा एनी बेसेंट जो थी वो पूर्ण स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए हम भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग कर सकते हैं, भारतीयों को कुछ संवैधानिक अधिकार देने की मांग कर सकते हैं। हम भारतीयों को जो है वो विभिन्न जो संस्थाएं हैं, केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है, जो केंद्रीय विधायिका है, अन्य जो विधायिकाएं हैं और जो लोकल बॉडीज है, उसके अंदर भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व देने की हम डिमांड रख सकते हैं। तो ये जो समय था, जिस समय में जहाँ प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था और उसके पैरेलल भारत में ये जो होम रूल लीग का गठन किया गया और होम रूल मूवमेंट चलाया गया, इस होम रूल मूवमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य धारा में जोड़े हुए रखा गया, क्योंकि एक वैक्यूम सा आया था। उस वैक्यूम को भरने का जो कार्य किया वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के इस आंदोलन ने किया और बाल गंगाधर तिलक का जो रोल था वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम अपने अगले वीडियो में इसी मोमेंट को आगे बढ़ाते हुए और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी समय में जब रॉलेट एक्ट की अभी मैंने चर्चा की, उस पर जब विरोध हो रहा था और इसी समय में जलियांवाला बाग घटनाक्रम भी हुआ था और वो घटनाक्रम भी कहीं न कहीं इन सब मोमेंट से जुड़ा हुआ ही था। तो उसके ऊपर हम अगले अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।